अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले भी ये बात लिखता और बोलता रहा हूँ कि हुकूमत ही फसादात की पुष्टपनाही करती है, और अब मेरी इस बात की होम मिनिस्टर अमित शाह ने तस्दीक कर दी है। दरअसल गुजरात इलेक्शन में होम मिनिस्टर अमित शाह ने चुनावी रैली को खिताब करते हुए दो बातें कही। पहली बात उन्होंने इतिहास लिखने की कही। यह बात ठीक है कि हर दौर में इतिहासकारों का दो ग्रुप रहा है, एक वो जो इतिहास को हक़ाइक़ की नज़र से देखता है, जबकि दूसरा इतिहासकारों का वो ग्रुप होता है जो हुकूमत के नज़रियात को फ़रोग़ देने की खातिर इतिहास लिखता नहीं बल्कि गढ़ता है। होम मिनिस्टर अमित शाह का यह बयान उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है जो बग़ैर किसी तहक़ीक़ के किसी बात को सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि कुछ बेसर पैर की बातें किताबों में दर्ज हो जाती हैं। लेकिन जो लोग झूठ और सच को परखने का हुनर रखते हैं वो सदियों के बाद भी झूठ को झूठ ही समझेंगे। आप लिखिए ना सावरकर को देशभक्त और आरएसएस को जंग आज़ादी का हीरो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आपके लिखने से सावरकर का माफ़ीनामा जंग का बिगुल थोड़ी बन जाएगा। आरएसएस को जंग आज़ादी का हीरो लिख देने से 52 सालों तक तिरंगे का अपमान सम्मान में थोड़ी बदल जाएगा। दूसरी बात जो अमित शाह ने कही, आप खुद सुन लीजिए। 2002 में एक बार नरेंद्रभाई वच्चे डपलू करवानो ट्राय करो, एवो पाठ बनायो कि 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। રમખાણો કરાવવાવાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી કર્ફ્યુ વગરનો પ્રદેશ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે। આ 2002 માં કોંગ્રેસિયાઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવાવાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી છે। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी हुकूमत के हाथ होने का एतराफ़ कर रहे हैं। भले ही गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन अमित शाह के इस एतराफ़ के बाद कोर्ट को इस मामले में अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। साथ ही कोर्ट को ये भी पूछना चाहिए कि 2002 में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब अमित शाह का हालिया बयान एक दूसरे 2002 की धमकी तो नहीं। मुझे नहीं मालूम कि कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, लेकिन अमित शाह की ये बात जितनी काबिले मुज़म्मत है, इससे कहीं ज़्यादा काबिले इबरत भी। अमित शाह के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि फसादात में उस वक्त की नरेंद्र मोदी हुकूमत का पूरा हाथ था। ध्यान रहे कि फसादात सिर्फ बीजेपी हुकूमत में ही नहीं होते हैं। अगर आप भूल नहीं गए हैं तो साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी का ये बयान सुन लीजिए। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ऐसा भी नहीं है कि फसादात को सिर्फ हुकूमत पर काबिज पार्टी ही प्रमोट करती हो। अपोजिशन में बैठी पार्टियां भी सत्ता को हथियाने और सियासी फायदे के लिए फसादात को सपोर्ट करती हैं। अगर एतमाद नहीं है तो साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। के बाद वहां नुकीले पत्थर निकले,
उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये बयान दिया था उस वक्त बीजेपी अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि फसादात सिर्फ रूलिंग पार्टी की ही शय पर हो सकता है। फसादात चाहे जो कराए, मकसद सत्ता को हथियाना ही होता है। यहाँ एक बात और वाज़ेह कर दूं कि फसादात उन्हीं कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होता है जिनके पास सियासी ताकत नहीं होती, और हिंदुस्तान में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा महरूमी का शिकार है। इसीलिए हर फसाद में सबसे ज़्यादा नुकसान भी मुसलमानों को ही उठाना पड़ता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।